हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लगातार मैसेजेस, फोन्स, कंसल्टेशंस आ रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। सो ऑलराइट, सो पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अभी देख रहे हैं चाहे वीडियो बाद में देख रहे हैं। और लगातार ड्यूटीज़ बहुत हेक्टिक होती जा रही है और हमें आ रही है बहुत नींद। कल भी बहुत मुश्किल से 24 घंटे की ड्यूटी निभा के हम आए। बट एनीवे, सो आज हमने आपके लिए फिर भी कहा चलो लाइव करते हैं। सो लाइक का बटन तो बहुत ज़रूरी है, बनता है। और अपने कमेंट्स नीचे सेक्शन पे लिखिए कि आप के सवाल क्या हैं, आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। आज का टॉपिक है कि अगर आपको इस मौसम में, जबकि लाखों, एक एक दो दो तीन तीन चार चार लाख केसेस जायद आ रहे हों कोविड के, कोरोना के, ओमिक्रॉन के, तो उसमें आपको घर पे कैसे मैनेज करना चाहिए। और क्योंकि हॉस्पिटल एडमिशन्स सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ज़्यादातर केसेस जो है 3-4 दिन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको सिम्टम्स 3 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, 4 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, सबसे पहले बड़ी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, आपको ऑलरेडी कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ चल रही है, किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी चल रही है, तो ज़रूर 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 अपना सीआरपी लेवल्स जो है मॉनिटर करें। अपना सीआरपी मॉनिटर करें। अगर आपका सीआरपी बढ़ता जा रहा है तो डॉक्टर से बात करें और ट्रीटमेंट एडजस्ट करें। होम ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा फिर। ओके ओके। सो ओमिक्रॉन या किसी प्रकार, ये बात भी याद रखिए, सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं है ठंड के मौसम में। बाकी फ्लू के वायरस छुट्टी मनाने नहीं गए हैं, वो सब भी यहीं बैठे हैं आपके आसपास। तो वो भी आपको बिल्कुल अफेक्ट कर सकते हैं। इवन इफ ओमिक्रॉन नहीं पॉजिटिव है, कुछ और वायरस है, तब भी ये ट्रीटमेंट आपके काम करेंगे। होम रेमेडीज आप जो घर पे लेते हैं, अब वो हमें पूछिए, आज हम डिस्कस करेंगे वो काम करती है कि नहीं करती है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होम रेमेडी, जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो आपको बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। और पहले बता दूं, जो लोग बार बार एक ही मैसेज डाल रहे हैं, मैं उनको, हाँ, उनको वो करना पड़ेगा, मुझे क्या कहते हैं, उनको स्टॉप करना पड़ जाएगा। तो अगर आप बार बार स्पाम कर रहे हैं तो आपके मैसेज हटा देने पड़ेंगे, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। शांति से बैठिए, जब मैं आंसर करूंगा तो मैं आंसर करूंगा। ओके। फिर बता दे रहा हूँ, बार बार जो टपाटप मैसेज डालते जाओगे, टाइप आपको आपको पेस्ट करने में बहुत टाइम नहीं लगता। मुझे भी यहाँ से आपको, क्या बोलते हैं, आपका स्पाम हटाने में टाइम नहीं लगेगा। सो क्षमा करें, लेकिन ऐसे काम ना करें, सब्र करें। सबसे पहले, अगर आपको फीवर हो रहा है या कोल्ड हो रहा है या किसी प्रकार के कोई भी सिम्टम है फ्लू जैसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी हाइड्रेटेड। द मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम ट्रीटमेंट है टू बी हाइड्रेटेड। तो अपने आप को हाइड्रेट करें, यानी पानी खूब सारा पीते रहें। वार्म वाटर ले सकते हैं। अब वार्म वाटर में आप हनी और लेमन भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। हनी और लेमन डाल सकते हैं वार्म वाटर में, और वो भी काम करेगा। काढ़ा भी काम करेगा। गरम ब्रॉथ, गरम सूप, गरम किसी प्रकार का कोई भी वार्म चीज़ आपके काम करेगी। वार्म आप ले सकते हैं। इसमें जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना लें। चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल वाली चीज़ें बिल्कुल उसको, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे डायूरेसिस होता है। अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन खराब और ज़्यादा होने का चांस होता है। थोड़ा 1-2 बार अदरक वाली चाय ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि दारू भी पी रहे हैं, चाय भी फटाफट दिन में 10-10 चाय, 5-5 चाय पीने की कोशिश नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेट रहे। सेकंड है रेस्ट, बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को। थर्ड है, गले में अगर खराश है तो गले में आप सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं, और साथ में बीटाडीन के गार्गल कर सकते हैं। बच्चों के केस में, छोटे बच्चे हैं 6 साल से नीचे, तो उनको गार्गल नहीं समझेगा या आएगा नहीं अच्छे से, तो उनको ना कराएं। ऐसे में आप उनको जो सोर थ्रोट के लोजेंजल्स होते हैं, जो
जैसे कुछ गोलियां आती हैं, सिंपल स्वालीन की गोली आती है, लोजेंजल्स होते हैं, वो ले सकते हैं। और आइस चिप्स भी बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, बट टेक्निकली वो खराब है। आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, राइट। और जिसको फीवर है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल पीसीआर टेस्ट कराओ। इवन if आपका होम टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी कोविड हो सकता है, याद रखिए। स्टफीनेस हो रहा है आपके नाक में, गले में, सब कुछ, तो फिर क्या करेंगे? ओवर द काउंटर नेजल ड्रॉप्स, सलाइन नेजल ड्रॉप्स पहला चॉइस होना चाहिए। फिर भी दिक्कत हो रही है तो ओट्रिविन डाल सकते हैं, लेकिन ओट्रिविन के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं, 5-10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसके नाक में भी सलाइन नेजल ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं। और नाक को सक्शन के लिए उसके बल्ब सिरिंज आते हैं, वो सक्शन किया जा सकता है बच्चे के नाक में भी, याद रखिए। और अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए या बुखार के लिए आप लेंगे पैरासिटामोल। पैरासिटामोल दर्द के लिए भी, बुखार के लिए भी, बॉडी पेन के लिए भी पहली चॉइस है पैरासिटामोल। छोटे बच्चों में पैरासिटामोल या आइबुप्रोफिन। आइबुप्रोफिन आप बड़ों में भी ले सकते हैं पेन के लिए। एडल्ट्स के लिए पैरासिटामोल या आइबुप्रोफिन, ये दोनों में दोनों चॉइस है। टेक्निकली आप इसमें एस्पिरिन या डिस्पिरिन नहीं लेंगे, डिस्पिरिन एस्पिरिन वो नहीं लेंगे। आप आइबुप्रोफिन या पैरासिटामोल ले सकते हैं। उसका जो डोज है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बैठा हो, कैसा भी 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज का उसका डोज है पैरासिटामोल का। उसके बाद में गर्म लिक्विड के सिप्स लेते रहना है आपको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हनी बहुत अच्छे से काम करता है होम ट्रीटमेंट में। तो बहुत सारे गले, सोर थ्रोट के लिए, खांसी के लिए हनी, जैसे अगर सिरप में हनी टस आता है वो ले सकते हैं, खांसी कुछ ज़्यादा है तो। और एयर जो होती है, एयर जो है उसमें मॉइस्चर होना बहुत फ़ायदेमंद है। तो कोल्ड मिस्ट वेपर या ह्यूमिडिफायर आप ऐड करो घर पे, वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे भी। और भाप लेने से भी फ़र्क पड़ता है। सो भाप लेने के भी फ़ायदा है। भाप में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं, कोई आपके पास में मेंथॉल की गोलियां हैं, तो वो बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवर द काउंटर कोल्ड और कफ मेडिकेशंस, दीज आर द ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड म्यूकोलिटिक ड्रग्स एंड एंटीहिस्टामिन्स एंड ओरल डीकंजेस्टेंट्स एंड पेन रिलीवर्स, ये सब में बिल्कुल ये टेम्पररी रिलीफ के लिए एज आपको अगर मान लीजिए बहुत कंजेशन हो रहा है, बलगम गाढ़ा, डीकंजेस्टेंट ले सकते हैं। एक एंटीहिस्टामिन रात को ले सकते हैं, मोंटेलुकास, लिवोसिट्रीजिन वैसी दवाई। और म्यूकोलिटिक्स ले सकते हैं, एम्ब्रोक्सॉल या फिर पल्मोक्लियर, म्यूसिनैक, ऐसी दवाइयाँ होती हैं। बट देन दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। तो अपने डॉक्टर से बात करें आपके केस में कौन सी दवाई इस्तेमाल करने वाली है। ओवर द काउंटर में हनी टस आप ले सकते हैं, याद रखिएगा। एक्सपर्ट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फैन जैसी कोई अगर कोल्ड की खांसी की दवा है तो वो ध्यान रखिएगा, उससे कई लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स होने के सिम्टम्स होते, दिक्कत हो सकती है। सो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल याद रखना है। एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया, वायरल डिजीज में रोल नहीं है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देंगे। एक वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, सेकेंड कई बार खांसी, सोर थ्रोट बैक्टीरियल भी हो सकता है, ऐसे चलते बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कोई 5 दिन 4 दिन के लिए ले जाते हैं, लोग ले लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी लेट रहे हैं किसी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक, तो उसे चेंज नहीं करना और उसका कोर्स कंप्लीट करना, आधे में नहीं छोड़ना। उसके अलावा विटामिन सी आप बिल्कुल ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। विटामिन सी 500 mg 500 mg दिन में 2 बार 3 बार डिपेंडिंग अपॉन आपका चॉइस ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन का ओमिक्रॉन में अभी कितना इफेक्टिवनेस है वो नहीं पता है, लेकिन पुराने स्टैंडर्ड कोविड के हिसाब से आइवरमेक्टिन कह लो या बाकी सारी जितने भी एंटीवायरल मेडिकेशन थी जो पहले चलती थी, वो सारी एंटीवायरल मेडिकेशंस भी इफ़ेक्टिव होंगी
और इवन डॉक्सीसाइक्लिन का थोड़ा सा इफेक्ट है, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन दोनों में से एक जैसा बताया जाता है। ज़्यादातर ये एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। और जिंक का भी इफेक्ट है, जिंक सप्लीमेंट से जो आपका लेंथ है बीमारी की वो कम हो जाती है, यानी 1 हफ्ता चलने वाली बीमारी थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन 1-3 दिन पहले ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जिंक नहीं लेते रहना। जिंक के अपने आप में साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लंबे समय तक कई लोग जिंक लेते रहते हैं, वो भी नहीं करना। और अगर आपको माइनर कोल्ड कफ है तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। पानी खूब पीजिए, रेस्ट करिए। एयर प्यूरिफायर विल डेफिनेटली वर्क, एयर प्यूरिफायर, एयर आयनाइजर्स विल डेफिनेटली वर्क, हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस द वायरल लोड, वो हेल्प करेंगे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी को भी फीवर है, 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, वो अपना टेस्ट कराएं। CRP, CBC, CRP, डी डाइमर, ऐसे अपने टेस्ट आपको कराने हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और मोनोसेफ इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है। मोनोसेफ एक बहुत हैवी एंटीबायोटिक है, और इतने हैवी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स का अनलेस एंड अनटिल आपको पक्के तौर पे भरोसा, यानी आपके डॉक्टर को पक्का पता है कि ये किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। रिकवर्ड, जिनको डेल्टा से रिकवर हो चुके हैं और जिनको लंग्स में फाइब्रोसिस हो रखा है, ये वाला वायरस जाके उनके केस में एस्थमा जैसे, बिकॉज ब्रोंकाइटिस करता है तो वहाँ पर सांस की नलियों को थोड़ा जल्दी सिकुड़वा देगा, एस्थमा जैसा आपको महसूस होएगा। आपको इन्हेलर्स और नेबुलाइजर्स थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ब्यूडिकॉट या स्टीरॉयड वाले, ठीक है। और ड्राई कफ के लिए बेसिकली आपका गला सूख रहा है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपको पानी खूब पीना है, आप हनी ले सकते हैं, हनी टस ले सकते हैं, अदरक शहद का जूस थोड़ा सा सिरप टाइप पी सकते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीना, और वैसे आपने लिक्विड पानी खूब सारा पीना है। वैक्सीन बेटर कोई नहीं है, सारी वैक्सीन एक बराबर है, जो आपको मिले वो ले लीजिए, कोई बेटर 19-20 का फ़र्क है और कुछ नहीं। और दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके मैसेज के लिए, और आपने जो 100 रुपीज़ पे किया उसके लिए भी। क्या है ये, अस्थमा वाले पेशेंट्स को भी सेम ही चीज़ करनी होगी। आप ऐसे नहीं करो, डॉक्सीसाइक्लिन एक दिन लेके फिर एजिथ्रोमाइसिन एक दिन, स्विच मत करिए, वही मैं कह रहा था। इस तरह से जब आप स्विच करते हैं एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस, आप ही के अंदर रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपके अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं, नॉट द वायरस, बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वो बैक्टीरिया फिर दूसरे में जाते हैं, आपके बच्चों में जाते हैं, और फिर उन पे ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती। फिर आपको लगता है डॉक्टर ने गलती करी है, डॉक्टर को समझता नहीं, ये नहीं वो नहीं सही से, पर वो गलती आपकी होती है। ऐसे ही हज़ारों लोग एक गोली लेके दूसरी गोली लेना शुरू कर देती है एंटीबायोटिक। इस तरह से चेंज मत किया करो अनलेस एंड अनटिल आपके पास में हैवी एविडेंस है कि हाँ वो एंटीबायोटिक काम नहीं करने वाला, आपके पास में कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट है, तब एंटीबायोटिक चेंज करना जाता है, वरना इस प्रकार नहीं। जो चालू किया है, जिसने डॉक्टर ने चालू किया है, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करो, कम से कम 3 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी एंटीबायोटिक दिया है कंप्लीट किया करो। जिसको भी सर्दी आ रही है, अगेन कोल्ड है इस मौसम में, वो ओमिक्रॉन मान के चल सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादातर लोग 2-3 दिन में ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और घर में जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो भी करा सकते हैं, कई लोगों के वो पॉजिटिव आ रहे हैं, कई लोगों के नहीं आ रहे हैं। सो ये चीज़ है, बिल्कुल है। सो मैं अभी सिर्फ कोविड के रिलेटेड मेडिकेशंस आंसर्स दे रहा हूँ, तो प्लीज़ कोशिश करें उस पर सवाल पूछें। फीवर आपका अगर अनकंट्रोलेबल है तो डोलो 650 के बाद आप मेफ्टाल फोर्ट या निमोसलाइड ट्राई कर सकते हैं। बट जतिंदर पाल जी, इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके निगरानी में रहें, ज़्यादा अच्छा है। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ओमिक्रॉन पे हमारे डिटेल वीडियोस हैं, सीरियस वो आज बेसिकली अब तक तो कोई सीरियसनेस उसने नहीं दिखाया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अंकल को एड्स है, अरे बाप रे, क्या ओमेगा 3 ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जुकाम गला खराब 60 साल की उम्र है तो कोविड मान के ओमिक्रॉन मान के डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट कराएं, सीआरपी कराएं। हर पेशेंट जो 60 साल के 50-60 साल के ऊपर है, चाहे उनको कोई क्रोनिक बीमारी है नहीं है, उनका सीआरपी लेवल मॉनिटर ज़रूर करिए। मॉनिटर का मतलब है पहले एक बेसलाइन कराएं, अगर हाई आता है तो फिर 2 दिन बाद या अगले दिन करा के देखें कि कम हो रहा है या नहीं। अगर सीआरपी बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, सीआरपी कम हो रहा है, बीमारी कम हो रही है। सीआरपी की हाफ लाइफ मतलब सीआरपी जो है ये दिनों में, घंटों में कम होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा रिलायबल है। ईएसआर को कम होने में काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, इसलिए ईएसआर बढ़ा हुआ रह सकता है, सीआरपी आपका जल्दी कम हो जाएगा। ब्रोंको डायलेटर्स का रोल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में है जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, वरना ब्रोंको डायलेटर का कोई रोल नहीं। म्यूकोलिटिक का रोल है वेट कफ में, और क्या नाम है, ब्रोंको डायलेटर सिरप्स में अगर आप ले रहे हो, थोड़ा बहुत उसमें है तो वो ले सकते हैं। अलग से आपको या फिर नेबुलाइजेशन में जो डुअलिन के नेबुलाइजेशन करते हैं वो कर सकते हैं। अलग से ब्रोंको डायलेटर जो डॉक्सोफाइलिन, डेरिफाइलिन की टैबलेट मत लेना, उसमें दिक्कत हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाता है। सीटी वैल्यू अगर ज़्यादा है उसका मतलब है कि आपके अंदर वायरल लोड ज़्यादा है। सीटी वैल्यू, वायरल लोड कम है। सीटी वैल्यू मतलब जितनी बार आपके सैंपल को डबल करके देखा, जितनी बार उसे डबल 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 करना पड़ा तब जाके वायरस मिला। सो 28 बार डबल कर रहे थे, ऑब्वियसली मतलब कम वायरस थे। 2 ही बार डबल किया और वायरस दिख गया, मतलब कि ज़्यादा वायरस है। ये सिस्टम याद रखिए। डॉक्सीसाइक्लिन पेन पे काम नहीं करती है, वो एंटीबायोटिक है। और फ्लूकोनाजोल ये यूज़ कर सकते हैं, फ्लूकोनाजोल और क्लोट्रामाजोल लोशन। 103 फीवर, हेडेक, बॉडी एक, स्वोलन आइज, पेन बिहाइंड आइज। वायरल इन्फेक्शन है भाई, कोरोना छोड़ के दूसरे भी वायरस है दुनिया में, सो वायरस है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें शेफाली जी, इसके लिए भी मेडिसिन लेनी होगी। 3-4 तारीख को फीवर आया था, गले में दर्द, स्वेलिंग है, ऑल इज़ वेल, डोंट वरी। ये अगेन सेम चीज़ आपको कर रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एंड सूर्य प्रताप, यस आई एम वेरी glad and good that you are good after consulting me. So इस बार कोविड डेथ केस हो सकते हैं क्या? भाई देखो, नॉर्मल फ्लू से भी डेथ होती है, तो बिल्कुल इससे भी कुछ ना कुछ डेथ तो होगी। इसका मतलब ये नहीं है ये डेल्टा जैसा खतरनाक है। ओके, सो चलो, ये हो गए सवाल जवाब बहुत सारे। आपको आपके होम रेमेडी समझ आ गए होंगे। और अभी किसी का सवाल रह गया है, ओमिक्रॉन में जो म्यूटेशंस हैं उसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से जितने ज़्यादा म्यूटेशन वाला वायरस आपके अंदर जाता है, उन सारे ही म्यूटेशंस के लिए आप जो होते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट इज़ गुड, ठीक है। So everybody suffering for cold and all, they can follow these norms and please consult a doctor. Still I am saying, अपने घर पे बैठे बैठे खुद का ट्रीटमेंट अकेले मत करने लग जाना, ठीक है। बच्चा है तो बच्चों के डॉक्टर को दिखाओ, 8 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 7 मंथ्स का, जो भी बच्चे हैं, बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, और MOH की वेबसाइट पे जाके नए प्रोटोकॉल्स, नए गाइडलाइंस देखते रहिए, मास्क पहनिए, ठीक है। और मोलनूपीरावीर के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, सॉरी मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है। सो बाकी सवाल के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल लिख दीजिए, आई ट्राई टू आंसर। नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो, मैं वहाँ पे आंसर दूंगा। ओके, बाय।